सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 28 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पेज पे हमारे सामने एक ट्रेड को लेके खबर है। भारत और चाइना के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके खबर है, जो कि अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोलर इक्विपमेंट टू स्टील, इंडिया ग्रैपल्स विद चाइना शॉक 2.0। Imports from China crosses $100 billion in 2024. A steep hike in tariffs, including a 100% duty on electric vehicles by US on imports from China, kicked in Friday as the world's top economy, along with India and a dozen other countries, grapple with a rapid influx of goods dubbed China Shock 2.0 into global market. हम जानते हैं कि इस समय क्या बीते कई सालों से दशकों से चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर रहा है कई गुड्स का। इससे देशों को ख़तरा ये हो रहा है, ये ख़तरा हो रहा है कि जो डोमेस्टिक अपनी खुद देश की मार्केट होती है, ठीक है ना, जो खुद खुद की मार्केट होती है, उसमें फिर वो मार्केट बढ़ जाती है, जो मेजॉरिटी डिपेंडेंट हो जाती है इंपोर्ट्स के लिए, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो नुकसान झेलते हैं इस चीज़ का। ठीक है, अब इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम कई देशों को आ रहा है, वो है चाइना से। कि चाइना तो मतलब उस तरीके से हो गया है कि आपको उससे नफ़रत भी है, मगर आपको उससे दोस्ती भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग आज तक कोई नहीं कर पाया। The US tariff hikes also include a 50% duty on solar cells and 25% on steel, aluminum, EV batteries, and some minerals. The renewed wave of goods exports by China is not just driven by its ambition to move up the export value chain to high-tech sectors such as solar equipment, electric vehicles, and semiconductors. It now comes amid a demand slump at home and is intensifying trade tensions internationally. India and several other countries have moved to impose a fresh wave of anti-subsidy measures, fearing a repeat of the manufacturing job losses that occurred in the years since China joined WTO. अब देखिए वही बात है ना, आप खुद से बनाओगे नहीं जब आपको ऑलरेडी बाहर से बना बनाया मिल जा रहा है। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करोगे, तो ना नौकरियां बनेंगी ना प्लांट लगेंगे। In 24 alone, India imposed over 30 anti-dumping investigations against China. अब ये एंटी डंपिंग क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, डंप कर देना बस ला के। तो चाइना के लिए यही कहा जाता है। चाइना के लिए क्या कहा जाता है कि चाइना एक बहुत सारा माल बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, और दूसरे देशों में जाके उसे डंप कर देता है। डंप करने का मतलब ये है कि उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इतना सारा सामान कहाँ जाएगा, कम पैसों में दूसरे देशों को दे देता है, उससे व्यापार चलता रहता है, उनको फ़ायदा हो जाता है। अब जब कम पैसों में ऑलरेडी बिना कुछ करे सिर्फ आपको ख़रीदना ही है, तो इसमें डिस्करेज कौन होता है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर होता है, जो कि लोकली बना रहा होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डंपिंग, एकदम डंप कर देना बहुत सारा सामान ला के। अब इस डंपिंग में जो कम पैसों में सामान आ रहा होता है, सरकार इसे काउंटर करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाती है। जैसे मान लो कि 10 रुपये का पड़ा, तो अब मार्केट में उस चीज़ का रेट 30 रुपये चल रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं ड्यूटी व्यूटी लगाने के बाद उसे 30 रुपये का ले आएगी, ठीक है ना, ताकि वो रेट बैलेंस हो जाए। हालांकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द प्रोडक्ट्स अंडर स्क्रूटनी इंक्लूड इंडस्ट्रियल आइटम्स जस्ट प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, welded stainless steel pipes and tubes, soil ferrite cores and industrial laser machines। और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट्स आपके बड़े लेवल के होते हैं, फैक्ट्री लेवल के। द क्वेश्चन 2000 was whether China would become the next great capitalist tiger or remain the world last greatest domestic communist dragon। तो देखते हैं अभी आगे आर्टिकल में क्या बात करें इसको लेके। बाकी कई खबरें आप इनका ध्यान कर लीजिएगा, हम मेन आर्टिकल्स पर आएंगे। Bill Clinton, the new US president who the post supported China's accession to WTO, argued that economic integration would be Beijing to pursue political reform, and that by joining the WTO, it was not only committed to importing more American products but also to embracing democracy's most cherished values, economic freedom। तो उस समय उनकी पॉलिसी थी कि अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट रखना है। The years following China's entry into WTO came to be known as the China shock, as inexpensive Chinese goods backed by abundant labor flooded global markets। मैंने कहा ना, चाइना में कोई दिक्कत नहीं है, चाइना में लेबर में सस्ती है, तो चाइना एकदम ढेर सारा बनाकर
पूरी वर्ल्ड में सप्लाई करे जा रहा था। बोले कितने में चाहिए? बोले सर हम तो 10 रुपये देंगे। अरे तुम 5 में लो यार करो। इसलिए चाइना ने बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स लगाए हुए हैं अपने यहाँ, इतने सारे लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। इतने कम रेट में सामान कोई दे ही नहीं पा रहा है कि बड़े लेवल मास मैन्युफैक्चरिंग के रूप में। फ्लडिंग द ग्लोबल मार्केट्स, जॉब लॉस इंटरनेशनली। अब इसे जॉब लॉस क्या हुआ? अब देखिए जिन देशों में अगर मान लो कि ये बॉल आप बनाओगे तो इसमें मान लो 5 रुपये खर्चा हुआ इस बॉल को बनाने वाली मशीन ख़रीदने में, फिर मान लो 5 रुपये खर्चा हुआ इस बॉल को बनाने में रॉ मटेरियल ख़रीदने में, फिर मान लो 10 रुपये खर्चा हुआ सरकार की फ़ीस वगैरह टैक्स वगैरह, फिर 10 रुपये खर्चा हुआ लेबर की फ़ीस वगैरह, तो घूम फिर के ये बॉल आपको कितनी की पड़ी? आपको 30 की पड़ी, ठीक है ना। वहीं पे चाइना क्या बोलता है, अरे भैया क्यों बना रहे हो यार, मतलब क्यों बना रहे हो, मैं बना के दे रहा हूँ ना। तुम्हारे यहाँ लेबर कॉस्ट 10 रुपये पड़ी, मेरे यहाँ लेबर कॉस्ट ही 5 रुपये है। तुम एक काम करो, मेरे से तुम 20 में उठा लो। अरे तुम 18 में उठाओ यार, लो यार ख़त्म करो कहानी। मास मैन्युफैक्चरिंग है, आप कॉस्ट को टैकल नहीं कर पाओगे। या तो आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाए कि आप उसे उसे मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग को कंपनसेट कर पाओ ज़्यादा सेल्स होने से, जो कि हर देश में पॉसिबल नहीं है। तो वही हुआ, बंदे ने क्या देखा कि यार यार मैं पूरा ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा फिर बेचूंगा। चुपचाप चाइना जाता हूँ, एक वहाँ के बिजनेस में टाइप कर लेता हूँ, 18 रुपये में बॉल ले आऊँगा ना बनी बनाई। फिर क्या चाहिए मुझे? ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बस एक गोदाम का इंतजाम करना है, गोदाम में रखूँगा, गोदाम से बेचूँगा, ख़त्म कहानी। चाइना ने ऐसे ही भारी मात्रा में वर्ल्ड में इतना सारा अपना प्रोडक्ट्स को फ्लफ डंप कर दिया कि ऐसे अब देखो प्लांट कभी लगा ही नहीं, फिर जॉब चलेंगी सबकी। तो इंटरनेशनली जॉबलेसनेस बढ़ गई। और ये इंटरनेशनली बता रहा हूँ, मैं कोई देशों की नहीं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल बता रहा हूँ। चाइना को इसीलिए WTO के बाद ये टर्म दिया गया चाइना को, चाइना शॉक। जब से चाइना को WTO में इंट्रोड्यूस करा गया, ये टर्म ऐसे नहीं हवा में कह रहे हैं, ये प्रॉपरली अगर आप लोग इकोनॉमिक्स वगैरह में या इकोनॉमिक्स ट्रेड वगैरह पढ़ोगे प्रॉपरली PhD लेवल पे या कहीं पे, तो आपको ये टर्म्स सुनने को मिलेंगे, ठीक है ना, लिखे हुए मिलेंगे, ये ऑफिशियली पढ़े जाते हैं टर्म्स वगैरह। तो चाइना शॉक इसीलिए कहा कि उसे WTO में लाना झटका पड़ा। India's imports from China grew at much faster pace than from the rest of the world. Goods and imports from China surged from 10 बिलियन टू 61 बिलियन। और इंडिया तो भाई साहब 2005 से लेकर 16 तक सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है, 10 बिलियन से डॉलर से 61 बिलियन डॉलर्स। और आप बात करते हैं कि चाइना को हम देख लेंगे, अरे कैसे देख लोगे जब कारोबार ही आपका चलो उससे होता है कि $10 से आसान भाषा में 61 डॉलर, इतना बड़ा है, ठीक है ना कारोबार। This dependence grew so much that despite many economic restrictions on Chinese business following the Galwan clash in June peace, imports from China surpassed a record $100 billion in 23-24। और इम्पोर्ट्स चाइना से हमने लगभग क्रॉस ही कर दिया $100 बिलियन का, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ 10 बिलियन डॉलर पे थे 2005 से 2006 के बीच में, फिर 61 पे पहुँचे 15-16 आते आते, और 23-24 में हम $100 बिलियन पार कर चुके हैं, ठीक है ना। ये है चाइना पे हमारा डिपेंडेंस चाइना पे है, ठीक है ना। 2005 से 2006 कितना हम लोग $10 मान लो, बिलियन डॉलर्स मान लो, ठीक है। फिर 2015 से 2016 $61 बिलियन, $61.71 बिलियन, इतना अपन ट्रेड कर रहे थे। और आज 23-24 आते आते हम $100 बिलियन कारोबार कर रहे हैं, $100 बिलियन का। In fact, China's exports surged significantly in the post-COVID period compared with the pre-planned pandemic period. According to IMF calculations, China's share of global exports increased by 1.5 percentage points compared to a minor contraction registered by the US and decline of over 0.5 percentage points recorded by Japan and the UK. Comparable तमाम बातें यहाँ पे करी गई हैं। It has showed that rest of Asia and Latin America also registered minor growth in their share of global exports. अब इससे क्या होता है, नुकसान अपन जो डोमेस्टिक मार्केट होती है इसको हो जाता है। जो मैं कहानी बताई ना, अगर आपका मन है कि मैं अपनी बॉल की कंपनी खोलूँ, तो आपने गिनती लगाई ना पूरी कि फैक्ट्री लगाऊंगा, फिर उसका लाइसेंस लूँगा, फिर लेबर कॉस्ट कितना आएगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी मेरी,
और वहीं पे आपको मैंने ऑल्टरनेटिव दे दिया, अरे कुछ मत करो, बस एक गोदाम लो और ट्रक लो, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई लेबर नहीं, चाइना से इंपोर्ट कर लो, ख़त्म कहानी, अपना बैजिंग लगा लो, चाइना से इंपोर्ट कर लो, अपनी बैजिंग लगा लो, उसमें आप ही का ब्रांड होके आएगा, आप ही का नाम होगा, बेचना शुरू कर दो, पैसे कमाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। Meanwhile, the IMF Monetary Fund in a blog early this month said China's external surplus resulting from industrial policy measures designed to stimulate exports and support economic growth amid weak domestic demand. चाइना में सबसे बड़ी दिक्कत है कि दुनिया को तो बांटे पड़ा, मगर उसकी खुद देश में डिमांड है ही नहीं इस चीज़ की, देश में डिमांड नहीं है इतनी, वो देश में सरप्लस हो चुका है। Could lead to China Shock 2.0 that would displace workers and hurt industrial activity elsewhere. इसलिए चाइना दिए पड़ा पूरे मार्केट को फ्लड कर पड़ा अपना सामान से, लो भाई खरीदो खरीदो खरीदो। आप जितने हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर फ्रेंड हैं, बातचीत होती है, वो बताते हैं कि जितना सस्ते में सामान मिल जाता है चाइना से जो आता है, इसी कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है जो हम लोग के अंदर माइंडसेट है कि नहीं बहुत लोकल क्वालिटी का होता है, बेकार होता है, भैया एप्पल आईफोन भी चाइना बन रहा है, ठीक है ना। लगभग मेजॉरिटी यूएस कंपनी, यूरोप की कंपनियाँ, BMW, मर्सिडीज़ के अंदर लगने वाले चिप, मदरबोर्ड्स, तमाम तमाम टेक्नोलॉजिकल स्क्रीन्स, इन सब की मास मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही हैं। तो चाइना मतलब अच्छा बाजार है वहाँ पे अपने आप में। तो ख़तरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि पूरे ग्लोबली जॉब लेसनेस बढ़ सकती है। तो चाइना की स्थिति तो ऐसी ही है वर्ल्ड में कि दुश्मनी भी लोग पालना चाह रहे हैं, मगर नहीं कर सकते, दोस्ती करनी पड़ेगी भैया, कारोबार उसका बहुत मोटा है। India's plans to achieve 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030 and has invested $4.5 billion to catalyze nascent clean energy manufacturing, but 80% of India's solar cells and modules still come from China. और भारत तो देख रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में एक अलग ही नया आयाम अचीव करना चाहते हैं, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, मगर दुख की बात यह है कि हम इस चीज़ के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हैं। 80% India's solar cell and modules still come from China. This is because, as per International Energy Agency, China dominates the entire solar manufacturing supply chain. China produces 85% of global supply of solar cells, 88% of solar grade polysilicon, and 97% of silicon ingots. पॉलीसिलिकॉन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सिलिकॉन सोलर सेल्स वगैरह में, एंड वेफर्स दैट फ्रॉम द कोर ऑफ सेल्स। तो हम डिपेंडेंट हैं बुरी तरीके से, ठीक है, चाइना पे। China's dominance in electronics, India's mobile phone exports have picked up during the last 2 years. Considerable investments are coming in from global tech majors such as Apple, which has increased of manufacturing in India. However, India's import dependency on China has not seen significant change. In financial 24, imported electronic components worth over $12 billion from China and $6 billion from Hong Kong, with the two accounting for more than half of total such imports to India, suggesting that the country's growing footprint in electronics मैन्युफैक्चरिंग में नॉट इवन नेट टू ट्रांसलेटिव टू रिड्यूस रिलायंस ऑन बीजिंग। मतलब कि अभी घूम पर स्थिति ये है कि हम लोग अभी इस चिंता पे नहीं आ रहे हैं कि हम खुद से अपना मैन्युफैक्चरिंग करें और इक्विवेलेंट डिमांड जो हम चाइना से कर रहे हैं उसे कम करके हम अपना खुद का स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करके डिमांड को पूरा कर पाएँ, सस्टेन कर पाएँ उस डिमांड को। आगे बढ़ते हैं। यह आर्टिकल कुछ खास नहीं है, कांग्रेस के नेताजी हैं, उनका एक छोटा सा बयान था, उसको लेके है। दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान की बात इसलिए हो रही है कि दिल्ली आ रही है। इस आर्टिकल में आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो दिल्ली का मैटर शुरू होने वाला है। कौन से मैटर की बात कर रहा हूँ मैं? विंटर आ रही है ना, विंटर इज़ कमिंग, तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। इसमें क्या, इसमें इतना ही काम करो, बस क्या देखना है, CAQM, क्लीन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो इसमें आप देखना GRAP क्या होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है। इसमें आप देखना एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं, है ना। की पॉइंट पर रहेंगे ना, अपना समय बचाना है, मुद्दे पे आना है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को लिख लो, इस पर अध्ययन करो आज इस टॉपिक पे, ठीक है। और आखिरी चीज़ क्या देखना कि दिल्ली को विंटर में क्यों समस्या होती है, बार बार पराली से हो रही है या फैक्ट्री से हो रही है, गाड़ियों से हो रही है। दिल्ली में जो पोल्यूशन निगम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, वो क्यों हो रहा है, क्यों होगा, ठीक है, ये सब देखो यार। आगे बढ़ते हैं, इधर कुछ खास नहीं है आज।
जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं शिगेरू इशिबा। फूमियो किशिदा ने रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि पब्लिक को उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, कुछ कारण थे। तो फिलहाल शिगेरू इशिबा इससे पहले अभी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और अब डिफेंस मिनिस्टर से अब सीधे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। बाकी अगर आपको याद हो तो हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर हुआ करती थी इनका मैगी स्मिथ, डेन मैगी स्मिथ, इनका निधन हो गया है। बहुत ही दुखद खबर है, लगभग हर कोई जानता है। बहुत ही बढ़िया वर्सेटाइल एक्ट्रेस थी और कई मूवीज़ और वेब सीरीज़ में इन्होंने अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं हम रैंडम चेक फाइंड्स NSQ ड्रग्स इन मार्केट, हियर्स व्हाट टू नो। Samples of around 50 medicines, including some common ones such as paracetamol, metformin, and pantoprazole, have been found to be spurious or not of standard quality. असल में बड़ा झटका लगा है कि जब सैम्पलिंग हुई कई दवाइयों की तो पता लगा जो मार्केट में घूम रही हैं वो मार्केट में घूमने लायक है ही नहीं। दे आर नॉट इवन एट कंजम्पशन रेटिंग्स। These findings came out of routine periodic exercise by the regulator in which medicine samples are tested randomly for quality. CDSCO and NSQ. Every month, the regulator, Central Drug Standard Control Organization, releases a list of drugs that are found to be not of standard quality. NSQ, during the checks, central and state regulators periodically correct samples of waste medicines from the market at random and put them in through test. असल में CDSCO क्या करता है, ये हमारे देश में ड्रग रेगुलेटर है, ये रैंडमली बाज़ार से दवाइयाँ खरीद के लाते हैं। ठीक है ना, इनका स्टाफ होता है रैंडमली बाज़ार से दवाइयाँ खरीद के लाता है, रैंडम एकदम, ठीक है, बराबर, और बाद में उसकी टेस्टिंग करता है। अक्सर क्या होता है, अगर मान ली वो सीधे फार्मा कंपनी फ़ोन कर देगा, हाँ भैया ज़रा सैंपल भेजना ज़रा, तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ फार्मा कंपनी एग्जैक्टली वही वाला सैंपल भेजेगी जो एकदम बढ़िया होगा। हाँ सर भेज रहा हूँ, ये लीजिए, जो बिल्कुल एकदम गोल्ड होगा 24 कैरेट, मतलब दवाई खोलते ना गोल्ड निकल के आएगा उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं करती है इसलिए फार्मा, इसलिए जो CDSCO है ये जांच करने के लिए, देखो इनके सैंपल तो लेती है, वो तो कलेक्ट करती है रैंडमली मार्केट से अपने एजेंट्स को भेज के सैंपल मंगवाए, टेस्टिंग करती है। अब यही हुआ, रैंडम सैंपल मंगाए और सब फेल हो गए। A list of medicines that fail the test along with the parameters on which they are fallen short is published every month. और ये क्यों होता है, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है ना, कि कई ऐसी दवाई तो मार्केट में नहीं आ रही हैं जो कि हमारे लिए खतरा हो। वाई ड्रग फेल टेस्ट, अच्छा ये फेल जो हम कह रहे हैं कैसे फेल हुए हैं, प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, मेंस में फेल हुए हैं, इंटरव्यू में फेल हुए हैं, आंसर राइटिंग में फेल हुए हैं, किस में फेल हुए हैं जानते हैं। स्पूरियस ड्रग्स, दीज आर एसेंशियल फेक्स प्रोडक्ट्स दैट प्रिटेंड टू बी पॉपुलर ब्रांड्स एंड मेडिसिन। अच्छा पहला कैटेगरी इसमें क्या आ रहा है, पहला कैटेगरी इसमें ये आ रहा है कि कॉपी कैट्स जो हैं, कॉपी कैट्स आपके एकदम कॉपी फर्स्ट कॉपी बना के बेचते हैं। ठीक है, अगला है फॉर एग्जाम्पल सैम्पल्स ऑफ टेलीमस्टरिन use of hypertension and pantoprazole were found to have been not manufactured by the company whose branding they carried, Glenmark and Sun Pharma. Poor quality drugs that may be contain fully faulty description or may not dissolve the proper way or may have a lesser quantity of active ingredients. मतलब कि दवाई में जो बात करी गई है कि इसमें XYZ कंपोजिशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, एडल्ट्रेशन है। अब करना क्या चाहिए, इसमें क्या होगा, The drug regulators' alerts are not intended to cause alarm or panic. They are mainly in the nature of flags to compare companies to self-correct. ये बेसिकली कंपनी को जगाने के लिए होता है, भैया देख लीजिए कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे। That some randomly picked samples of a drug have been found to be the NSQ does not mean every pill और कैप्सूल ऑफ दैट ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट इज़ फेक और डेंजरस। हो सकता है एक बैच में कमी रह गई हो सकता है कि एक बैच में कुछ मैन्युफैक्चरिंग के वक्त दिक्कत रही हो, एक मशीन से दिक्कत आ गई हो, वो भी कारण हो सकता है। तो इसी बहाने ना ये जब चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन रख पाता है आपका ये फार्मा कंपनीज़ की तरफ। आगे बढ़ते देखते हैं आर्टिकल की ओर, टैकलिंग एयर पॉल्यूशन, दिल्ली को लेके ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरी कहानी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बस ये जानने का प्रयास करना कि क्या है द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM GRAP। देखो अपने से करोगे हिंदी को याद रहेगा। PM क्या होता है, पर्टिकुलर मैटर। इसके अलावा देखने का प्रयास करना क्या कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 पैरामीटर्स हैं वो कौन से होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है अपने आप में।
देखते हैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे तो। क्योंकि ठंड आने वाली, दिल्ली में फिर से पॉल्यूशन और गलत सा ये हवा दिल्ली की जनता को झेलनी पड़ सकती है। स्मॉग बेसिकली कहते हैं, द स्मोक और फॉग आपका एक क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना है, मैन मेड है। या देख रहे हो ये स्मॉग टावर होते हैं, इसका काम ही ये होता है कि एयर को फिल्टर करने का प्रयास करना। ठीक है, स्मॉग टावर्स का दिल्ली की मेजर जगहों पे लगाए गए हैं। ठीक है, स्मॉग टावर्स विच आर सपोज टू एक्ट एज जाइंट एयर प्योरीफायर्स दैट वुड क्लीन द सराउंडिंग एयर, अनदर फ्लॉड सॉल्यूशन बीइंग परस्यूड। मतलब कर ही नहीं सकते भाई। While these structures provide a visible symbol of action, their effectiveness is limited to the immediate vicinity। मतलब ये अपने आसपास तो चीज़ सही कर लेते हैं, मगर वो इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, leaving the broader cityscape unaffected। Moreover, the energy required to operate these towers can contribute to emissions। उल्टा ने रन करने के लिए जो एनर्जी आप पॉल्यूशन कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉल्यूशन को, है ना। वो तो है ही एक अपने आप में समस्या। कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या हो सकते हैं मैटर में, कि हम कैसे आने वाले समय में दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल रख पाएंगे, जो कि आने वाला बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बोथ क्लाउड सीडिंग एंड स्मॉग टावर्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल साइंस बेस्ड सॉल्यूशन। रियल मैटर पे आते हैं, क्लाउड सीडिंग नहीं, जबरदस्ती बात मत कराइए आप। कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। एयर पोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन across government bodies. Effective collaboration between agencies responsible for transport, industry, agriculture, and urban planning is crucial to ensure that policies are aligned and efforts are not duplicated। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो, पॉलिसी मेकिंग हो, उसमें सारे विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आगे देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अ की रिक्वायरमेंट इज टू बिल्डिंग कैपेसिटी एंड फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर, इंडस्ट्री एंड लीडर्स। Strengthening institutional frameworks and investing in research are necessary steps towards long-term progress। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए बेहतर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस एफर्ट विद while big country cities like Delhi often receive significant attention, it is crucial to acknowledge that air pollution is a pervasive issue affecting communities across India and encompassing urban, rural and industrial hubs। वही बातें, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कुछ ऐसी खास बात नहीं है, वही बातें हैं जो आप की पॉइंट्स पे दिख सकते हो, जो मैंने को बताया यहाँ पे अभी, कि आप सर्च करना CAQM वगैरह, इतना कर लोगे आपका ये आर्टिकल कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना, समझने के लिए समय बचाइए। इस तैयारी में बहुत पढ़ाई है, हर चीज़ पे अगर आप डिटेल में जाना शुरू कर देंगे तो फिर अच्छी बात है, कर दीजिएगा, पर समय नहीं बचेगा फिर आपके लिए और पढ़ने के लिए भी। आज ही रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।